नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के दोनों सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा खत्म हो चुकी है, लेकिन इस दौरान जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसकी चर्चा हमेशा होगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है। कल राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार के शासनकाल में जम्मू कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के सभी आतंकी हमलों में अब तक का सबसे सटीक और त्वरित जवाब है। अमित शाह ने सदन में ऑपरेशन महादेव का भी जिक्र किया। विपक्ष ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर भी सवाल उठाए थे, लिहाजा इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिया। उन्होंने कहा कि इसका संबंध किसी धर्म से नहीं है, ये नाम खुद सुरक्षा बलों ने दिया है, न कि बीजेपी ने। गृहमंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो मोदी युग को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक दुश्मन डरेगा या सुधरेगा नहीं, तब तक आतंकवाद का निर्णायक अंत नहीं होगा। हम आतंकवाद को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी जी का नेतृत्व संवेदनशील, निर्णायक और दृढ़ है, देश हित में है। हम मोदी जी के नेतृत्व में देश के आतंकवाद को समाप्त करके रहेंगे और नक्सलवाद जल्द ही खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जेपी नड्डा की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, हमारी सरकार ने पूरी दृढ़ता और संकल्प शक्ति के साथ पहलगाम के आतंकी हमले का जवाब दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कैसे ऑपरेशन सिंदूर अपने उद्देश्य में सफल रहा है, इसको लेकर जेपी नड्डा जी ने राज्यसभा में विस्तार से अपनी बात रखी है। ऑपरेशन सिंदूर पर बुधवार को राज्यसभा में जोरदार चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की, तो दोपहर बाद बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने चर्चा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का पक्ष रखा और बताया कि कैसे सशक्त नेतृत्व के कारण देश को सफलता मिली है। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। लोकसभा में आज 2 विधेयक, गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 और वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। गोवा विधानसभा से जुड़ा ये विधेयक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। लोकसभा में चर्चा के लिए वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। राज्यसभा में आज एक विधेयक, समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। वहीं कल लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से 6 महीने के लिए बढ़ाने संबंधी वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए सदन की मंजूरी मांगते हुए ये प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। दोनों समुदायों के मतभेद दूर कर शांति बहाली के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति एम्स देवघर के पहले और IIT ISM धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय सूचना सेवा 2023-24 बैच के ट्रेनी ऑफिसर्स के साथ संसद भवन में मुलाकात की। प्रशिक्षु IAS अधिकारियों ने इस दौरान संसद की कार्यवाही भी देखी।
आईएएस प्रशिक्षुओं से मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे समय में जब सूचनाएं विचारों की गति से फैल रही हैं और सूचना का प्रवाह समाज को प्रभावित कर रहा है, तब सूचना सेवा अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित 18वें इंडिया मैंगो फेस्टिवल 2025 में शामिल होंगे। उत्तराखंड में सामान्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 2 चरणों में हुए मतदान की गणना जारी है। पंचायत चुनाव में कुल 34,151 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज देर शाम तक सभी जिलों से मतगणना के परिणाम सामने आने की उम्मीद है। मतदाताओं और प्रत्याशियों की निगाहें अब मतगणना केंद्रों पर टिकी है, जहां ग्रामीण लोकतंत्र के नए प्रतिनिधियों का चयन होगा। आज साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें नमन किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मुंशी प्रेमचंद जी जनप्रिय साहित्यकार थे, जिन्होंने बेहद सरल भाषा में अपनी रचनाओं के माध्यम से गंभीर सामाजिक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह का आज बलिदान दिवस है। सरदार उधम सिंह को आज के दिन 1940 में लंदन की पैंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद सरदार उधम सिंह जी को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि दी और कहा, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए आजीवन समर्पित उधम सिंह जी ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। जलियांवाला बाग के क्रूर नरसंहार ने उन्हें इतना व्यथित कर दिया कि उन्होंने इंग्लैंड जाकर उसका प्रतिशोध लिया। मौसम विभाग ने आज के लिए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। इसमें देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश हैं। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जो आज सुबह भी जारी रही। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1 अगस्त से 5 अगस्त तक झमाझम बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के विदिशा में होमगार्ड और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने भारी बारिश में फंसे 90 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। टीम के सदस्यों ने बच्चों को कंधे पर बैठाकर जल भराव क्षेत्र से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में बाढ़ की स्थिति पर तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राजस्थान के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। जयपुर के कई हिस्सों में बारिश के कारण जलभराव देखने को मिला। वहीं सवाई माधोपुर के कुछ इलाकों में पानी इस कदर भर गया कि घरों के भीतर भी पानी घुस गया। वहीं भारी बारिश के चलते सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश के कारण मेज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। उधर टोंक में भी भारी बारिश के कारण शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में बारिश से बिगड़े हालातों का निरीक्षण किया। जल भराव और सड़कों की स्थिति पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी भूस्खलन और नीचे इलाकों में जलभराव की आशंका जताई गई है। बुधवार को बारिश के चलते उधमपुर में जलभराव की स्थिति देखी गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, धर्मशाला, नाहन, सिरमौर और कांगड़ा में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के बिंदु तक पहुंचने से वहां बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासन ने बाढ़ के पानी से घिरे तटीय क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है। वाराणसी में बुधवार को दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में बादल छा गए। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अन्य मंत्रियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का आकलन किया। सीएम ने कहा स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। उत्तराखंड के देहरादून समेत प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बादलों का डेरा है, कहीं कहीं तेज वर्षा का दौर भी जारी है। देहरादून में भी सुबह कहीं कहीं बौछारें पड़ी। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कल 22 से ऊपर कालनेमियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब तक ऑपरेशन कालनेमी में 1400 से ज्यादा कालनेमियों का सत्यापन किया गया है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने विकास योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारीगण, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी एवं जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में राज्य के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांसदों के साथ राज्य और राष्ट्र के समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कोलकाता के बाईपास इलाके में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां बड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। हालांकि कई हद तक आग पर काबू पाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो 2025 के साथ यूपी मार्ट पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान अलग अलग सेक्टर के लाभार्थी युवाओं ने सीएम युवा उद्यमी स्कीम की सक्सेस स्टोरी भी प्रस्तुत की। भोपाल में जिला प्रशासन ने मछली परिवार की अवैध संपत्तियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने एमडी ड्रग तस्कर यासिन अहमद उर्फ मछली शाहवार अहमद के अवैध ठिकानों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। तमिलनाडु में मदप्पुरम मंदिर के रक्षक अजित कुमार की हिरासत में मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 पुलिसकर्मियों को कल मदुरै के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि पांचों को 13 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखा जाए। भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा स्थगित होने के कारण गुरुवार को यात्रियों का कोई काफिला जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना नहीं होगा। अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम को देखते हुए सावधानी के तौर पर तीर्थ यात्रियों का काफिला भगवती नगर जम्मू से आगे नहीं बढ़ेगा। इसरो ने निसार के प्रक्षेपण से लेकर उसकी GSLV F-16 से अलग होने तक की यात्रा से जुड़ा वीडियो एक्स पर साझा किया। इसरो ने इसे वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग में एक मील का पत्थर बताया। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है। सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने वाहन उद्योग में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बनाने का लक्ष्य रखा है। मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वाहन क्षेत्र ने अब तक देश में 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, जो किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे ज्यादा है।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि केंद्र ने केरल के रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख रेल मार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि ये डीपीआर देश के अलग अलग हिस्सों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम है। नमो भारत यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एनसीआरटीसी ने एक समग्र यात्री सहभागिता कार्यक्रम नमो भारत चैंपियंस की शुरुआत की। इसका उद्देश्य यात्रियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सेवाओं में निरंतर सुधार लाना है। देश में राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 1,46,342 किलोमीटर की लंबाई में कुल 4,557 इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन किए गए स्थापित। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में घरेलू स्तर पर मांग और आपूर्ति मजबूत रही है। साथ ही महंगाई भी एक सीमित दायरे में रही और मॉनसून भी तेजी से प्रगति कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत का आर्थिक आधार मजबूत बना हुआ है। मजबूत घरेलू मांग, राजकोषीय विवेकशीलता और मौद्रिक समर्थन के कारण देश सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। बाजार नियामक सेबी ने सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करके जीओएल के शेयर मूल्य में हेरफेर करने के आरोप में 11 व्यक्तियों पर कुल 3.87 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। डेकाथलॉन में मेक इन इंडिया नीति के तहत 2030 तक भारत में अपनी स्थानीय सोर्सिंग को बढ़ाकर $3 अरब तक ले जाने का किया ऐलान। डेकाथलॉन ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य 2030 तक अपने प्रोडक्शन इकोसिस्टम में 3 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके पैदा करना है। सोना चांदी की कीमतों में बढ़त दर्ज। 24 कैरेट के सोने की कीमतों में 700 रुपए से ज्यादा का इजाफा। वहीं चांदी की कीमत 1,13,000 के पार। भारत में व्यापारियों को डिजिटल भुगतान जून में सालाना आधार पर लगभग 19% बढ़कर 9,10,000 करोड़ रुपए हुआ। क्रेडिट रेटिंग के अनुसार देश में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले रिटेल मॉर्गेज बैक्ड लोन का आकार वित्त वर्ष 28 तक बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान। टाटा मोटर्स ने लगभग 3.8 बिलियन यूरो में इतालवी कंपनी इवेको ग्रुप एनवी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस सौदे के तहत टाटा मोटर्स इवेको ग्रुप का सारा कमर्शियल वाहन कारोबार खरीदेगी, लेकिन कंपनी का रक्षा से जुड़ा हिस्सा इसमें शामिल नहीं होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फॉर्च्यून की 2025 की ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कॉर्पोरेट्स के बीच अपनी नंबर 1 रैंकिंग बनाए रखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज नवीनतम सूची में 88वें स्थान पर। एनएसई पर निवेशक खातों की संख्या 23 करोड़ के पार। अप्रैल 2025 में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने में लगभग 3 महीने बाद एनएसई ने 1 करोड़ की बढ़त हासिल की। आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान। मजबूत उपभोग और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा मिलने से वृद्धि दर में इजाफा होगा। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। ब्याज दरों को 4.25 से 4.5% पर बरकरार रखा गया है। फेडरल रिजर्व ने फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की 2 दिवसीय बैठक में ये फैसला लिया। ये निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बावजूद लिया गया है, जो ब्याज दरों में कटौती की वकालत कर रहे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशियाई व्यापारिक साझेदार दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौते के तहत अमेरिका दक्षिण कोरिया से आयात पर 15% टैरिफ लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस समझौते के तहत दक्षिण कोरिया ट्रंप द्वारा चुनी गई परियोजनाओं में अमेरिका ने $350 अरब का निवेश करेगा और $100 अरब की तरलीकृत प्राकृतिक गैस और अन्य ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ऐलान किया है कि वो 2026 में कैलिफोर्निया के गवर्नर पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि हमारी राजनीतिक संस्थाएं आज जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही हैं। हमें मिलकर न्याय, समानता और आजादी के लिए लड़ना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ टैरिफ वार्ता रचनात्मक रही है, लेकिन ये वार्ता 1 अगस्त की समय सीमा तक पूरी नहीं हो पाएगी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनका इरादा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का है। आपको बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस भी ऐसा ही इरादा जाहिर कर चुके हैं। मार्क कार्नी ने कहा कि उनका इरादा द्विराज्य समाधान की संभावना को बनाए रखना है। कार्नी ने बताया कि प्रस्तावित कदम फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। इजरायल ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना पर कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को किया खारिज।
कहा यह उग्रवादी गुट हमास के लिए एक पुरस्कार है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस समय कनाडा सरकार ने रुख में बदलाव हमास के लिए एक पुरस्कार है और गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है। रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका तट पर भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी होने के बाद लीमा ने समुद्र तट तक पहुंच की प्रतिबंधित। रूस के राष्ट्रीय आपातकालीन संचालन केंद्र ने बताया कि चेतावनी के बाद तट पर 126 बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के साथ बड़े पैमाने के हथियार समझौतों के लिए प्रमुख सिद्धांतों को मंजूरी दे दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चा की है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो इन्हें लागू कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मजबूती मिलेगी। ग्वाटेमाला में एक अंतिम संस्कार के दौरान हुए ओपन फायरिंग में 6 लोगों की मौत और 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टेस्ट मुकाबला आज से ओवल में। सीरीज में बराबरी करने उतरेगा भारत। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स चोट के चलते बाहर। ओवल टेस्ट से पहले इंग्लैंड टीम ने किए 4 बदलाव। गेंदबाजी आक्रमण हुआ कमजोर। कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर प्लेइंग 11 से बाहर। मैच से पहले मीडिया से बात करते हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टीम के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की और कहा कि विदेशी धरती पर अगर सीरीज बराबर हुई तो ये बड़ी उपलब्धि। भरत अरुण को आईपीएल की टीम एलएसजी ने अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। फिटे महिला शतरंज विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख स्वदेश लौटी। स्वदेश लौटने पर महिला चेस विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख का जोरदार स्वागत हुआ। नागपुर लौटने पर उन्होंने अपनी बड़ी जीत का श्रेय अपने परिवार और पहले कोच राहुल जोशी को दिया। मकाओ ओपन में आज चिराग सात्विक की जोड़ी खेलेगी अंतिम 16 का मुकाबला। जापानी जोड़ी से होगा सामना। मकाओ ओपन में ही लक्ष्य सेन भी जीत के साथ आगे बढ़े। पहले दौर के मैच में कोरिया के जियोन ह्योक को हराया। आज खेलेंगे अंतिम 16 का मैच। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी को अंतिम 16 में मिली हार। मलेशियाई खिलाड़ी ने दी मात। एचएस प्रणॉय को नहीं मिली सफलता। पहले दौर में ही इंडोनेशिया के खिलाड़ी से हार कर हुए प्रतियोगिता से बाहर। महिला एकल में रक्षिता रामराज ने दूसरे दौर में किया प्रवेश। पहले दौर में थाईलैंड के खिलाड़ी को दी शिकस्त। चाइना ओपन में पीवी सिंधु को हराकर सुर्खियां बटोरने वाली उन्नति हुड्डा को मकाओ ओपन के पहले दौर से होना पड़ा बाहर। डेनमार्क के खिलाड़ी के हाथों मिली हार। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल का ऐलान। 40 भारतीय मुक्केबाज लेंगे हिस्सा। चैंपियनशिप में 26 देशों के 396 मुक्केबाज करेंगे शिरकत। ब्रिटेन के कैमरून नोरी कनाडा ओपन से हुए बाहर। दूसरे दौर के मुकाबले में अलेक्जेंडर ब्यूकेच ने दिखाया बाहर का रास्ता। जर्मनी में खेले जा रहे एटीपी चैलेंजर में आज भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल खेलेंगे अंतिम 16 का मुकाबला। जर्मनी के नील मैकडॉनल्ड से होगा सामना। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।